अभी हम ना इंटरेस्ट रेट के इंटरेस्ट रेट अप या डाउन होने के रिस्क को हेज करने के लिए, हेज का तो लफ्जी मतलब पता है ना, सिक्योर करना, हेज करने के लिए हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉरवर्ड बिल्कुल सीधा साथ, फॉरवर्ड की फीचर्स भी आपको पता है कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, फिर फ्यूचर, और आज हमने पढ़ना है ऑप्शन। और ये इसके 3 ही हैं, और ऑप्शन के साथ थोड़ा सा हमने पढ़ना है आगे, थोड़ी सी वो जो बेस बनानी है नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है। पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल आया हुआ है ना, वो आया हुआ है करेंसी का, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑप्शन का सवाल आया हुआ है, और 2 दफा आया हुआ है, ठीक है। एक दफा यानी जो उसके पास पेपर है वो तो हमने कलेक्टिवली करने हैं ना, ताकि अगर अभी हम पास पेपर कर लिए गए ना तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन से मुराद ये कि जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके पास पेपर पिक करेंगे, वो कर देंगे सारे। बाकी इसके अपने 3-3 4-4 सवाल हैं, 2-2 सवाल तो बुक, एक एग्जांपल और एक सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन, 2-2 सवाल वो गिवन है, और 2-2 सवाल और कर ले, प्रैक्टिस है तो सवाल यही है, जिस तरह से मर्जी इसको पकड़ेंगे। अब ऑप्शन के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, क्वेश्चन 5 में मतलब इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ टिकट्स निकाले थे। हाँ, कल उन्होंने वो वैल्यू कर दी थी, एक वो उसी को वही टाइप, एक ही बात है, आप उसको वैल्यू ऑफ टिक कह दो या नंबर ऑफ टिक कह दो, एक ही बात है। वैल्यू का मतलब है कितनी है टिक, और नंबर ऑफ टिक कह लो तो एक ही बात है। ऑप्शन का मतलब ये है, ऑप्शन तो थोड़ा सा हमने ये देख लिया था, बट फिर भी एक दफा दोबारा, कि अगर आपको लगता है कि आप लोन लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां पर आपको एक डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए, और यहां पर आपको डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कम ना हो जाए, इसलिए आज आप उसको, उस रिस्क को खत्म करना चाहते हो, आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो कि हमारा रिस्क खत्म हो जाए। एक तो एग्रीमेंट है फॉरवर्ड और एक है फ्यूचर। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में सपोज दैट आज का रेट जो मार्केट में चल रहा है वो 10% है, चाहे इन्वेस्टमेंट है या लोन है। अब हम चाहते हैं कि कल को अगर हम लोन लें या इन्वेस्टमेंट करें तो रेट में ज्यादा रद्दोबदल ना आए, और अगर आए तो हमें नुकसान ना हो या मिनिमम नुकसान हो, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर पहली बात 2 पार्टीज इस्तेमाल होती हैं, एक एग्रीमेंट करने वाला, उसे बोलते हैं ऑप्शन होल्डर, ये हम हैं जो हम एग्रीमेंट करेंगे, और जिसके साथ करेंगे उसे बोलते हैं ऑप्शन राइटर। दो पार्टीज इस्तेमाल होती हैं, एक ऑप्शन होल्डर और एक ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर वो होता है जो हम क्वेश्चन में अपने आप को अज्यूम करेंगे, जो ऑप्शन एग्रीमेंट कर रहा है, और जिसके साथ कर रहा है वो क्या होगा, ऑप्शन राइटर। जिस रेट के ऊपर वो एग्रीमेंट हो रहा है उसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट, जिस रेट के ऊपर एग्रीमेंट होगा वो कौन सा रेट होगा, स्ट्राइक रेट। एक और चीज इस्तेमाल होगी, उसे बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ये ऑप्शन प्रीमियम इसे कहते हैं टोकन मनी, कमीशन, जो भी कह लें, ये वो अमाउंट है जो हर हाल में देनी ही देनी है। आपको सिर्फ अगर पता होना चाहिए तो इन दो के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन राइटर और होल्डर। नाम पसंद है ठीक है, नहीं तो कोई मसला। अब जब ये एग्रीमेंट होता है इसके अंदर क्या चीजें हैं कि सपोज दैट आज मार्केट का रेट है 10%, हम एक स्ट्राइक रेट अज्यूम करते हैं 10.8%, तो हमारा एग्रीमेंट किस पे हुआ, 10% पे या 10.8% पे। पेपर में दोनों क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, दोनों रेट दिए जा सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा लेना है, 10.8%। लोन ले रहे हैं,
लोन का केस ज्यादा पेपर में आता है, उसी को अज्यूम करते हैं। लोन ले रहे हैं और हमने डन कर दिया कि भाई जो भी रेट होगा मैं आपसे 10.8% पे लोन लूंगा। आगे जब आपने एग्रीमेंट कर लिया, एक तो अब 8% 10.8% एग्रीमेंट हो गया, वो कहता है ठीक है भाई जितना भी अमाउंट का आप लोगों ने करना है, एग्रीमेंट करना है, उस अमाउंट का 0.5% मैं कमीशन या एंट्री फी कह लो या शेयर प्रीमियम का, ऑप्शन प्रीमियम का। अब ये वो अमाउंट है जो हमने हर हाल में देनी ही देनी है, चाहे हम जीते या हारे। ये नॉन रिफंडेबल टाइप चीज होगी। अब ये हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन लोन लेना था, उस दिन मार्केट का रेट दो हो सकते हैं। सपोज मार्केट में रेट चल रहा था, ये स्ट्राइक रेट नहीं है, किसकी बात हो रही है अब? मार्केट रेट की। किस दिन की? जब लोन की असल डेट आ गई। मार्केट रेट दो हो सकते हैं। सपोज दैट 12% और सपोज दैट 11%। अब हमने कहा कि यार मार्केट में 12% पे लोन मिल रहा है और मेरा एग्रीमेंट किसके ऊपर हुआ है? 10.8% पे। तो मुझे कौन सा बारे में है? एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना या ना। इसका मतलब है जब हमें लगेगा कि हमें फायदा हो रहा है तो तब हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, और जब हमें लगेगा हमें नुकसान हो रहा है, इसका मतलब फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, नुकसान कम से कम हो सकता है, क्योंकि फायदे की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। नुकसान कितना हो सकता है? मैक्सिमम 0.5%। अब वो कहता है कि ठीक है अगर रेट हो गया 12% तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। और अगर 11% रेट है तो 11% भी ज्यादा लिख दिया, इसको 11 ना लिखो, 9% करो यार। अब मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है 10.8% के ऊपर और मार्केट में लोग लोन 9% के ऊपर लोन ले रहे हैं। क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए मार्केट से? क्योंकि मेरे ऑप्शन है, चाहे ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या ना करूं। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। मैं मार्केट से ही 9% पे इंटरेस्ट टेक ओवर करूं। देखिए मेरा एग्रीमेंट क्या किया हुआ है? 10.8% पे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या। अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे लोन किस रेट पे मिलेगा? 10.8%। और मार्केट में 9% पे लोग ले रहे, मुझे क्या करना चाहिए? मार्केट से मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज पे रखा हुआ था 10.8 स्ट्राइक रेट है, लेकिन ऑप्शन मार्केट में कितने का मिल रहा है? 12%। मुझे क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अब ऑप्शन एक्सरसाइज करना ये मेरे ऊपर है कि अगर मैंने करनी है या नहीं करनी। तो इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन इज अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। डेफिनेशन क्या है ऑप्शन की? ऑप्शन इज अ राइट टू एक्सरसाइज बट नॉट ऑब्लिगेशन। आप कर सकते हो लेकिन आपके लिए मजबूरी नहीं है। तो ऑप्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी है, ऑप्शन इज अ राइट टू एक्सरसाइज बट नॉट ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसके साथ एक दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो मैं आपको करेंसी में सारा समझाऊंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना हमने सेपरेट रखना है। इसका सवाल आ जाए तो बस सवाल की हद तक करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट है जो आप कहते हैं कि जी प्रैक्टिकली क्या चीजें होती हैं, पीछे हमें समझ नहीं लग रही, वो सारा मैं आपको ना रेट ऑफ एक्सचेंज रेट में समझाऊंगा, क्योंकि ये मिक्स नहीं करेंगे हम। अगर इकट्ठा हो जाएगा तो मिक्स होने के चांस है। तो ऑप्शन में दो टर्म्स के अलावा सारी बातें खत्म होगी।
पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के अलावा। वो लिखना है तो आप लिख लें। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाय ऑप्शन, खरीदना ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का खरीदना, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल करना। ये नाम पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। मैंने एमसीक्यूज के लिए वो दो लाइनें आपको हाईलाइट करवानी भी है। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बाय करना, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल कर। ये थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से ऑप्शन में यही बातें हैं जो हम लिख चुके हैं, बस इतनी ही है। ऑप्शन प्रीमियम वाला भी लॉस है, इसको हम सेपरेट कैसे? नहीं, वो अभी सवाल तो हल करना है अभी, वो अलग ही है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे आप लोन ले रहे हो। तो 11% होता तो हमने ओवरऑल 11.5% ही समझना है। नहीं होता भला क्या है, जब हमें मार्केट में भी लेंगे ना, सपोज दैट मार्केट में 11% है, तो हमें टोटल क्या पड़ेगा? 11.5 यार, और ये जो पड़ेगा ये पड़ेगा, ये 0.5 इसमें भी ऐड होगा, तो दोनों में क्योंकि ऐड होगा तो फिर वो फर्क नहीं आता। अच्छा, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन ऑप्शन से रिलेटेड सिर्फ यही बातें हैं। अब हम देखते हैं कि इसका ना सवाल किस तरह से पेपर में हल करना है। इसी सवाल को मैं आपको हल करके दिखाता हूं, और पेपर में भी जो सवाल आया है और आई कैप आपको बस थोड़ी सी शरारत कर जाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट का रेट क्या चल रहा है आज टुडे 125, मार्केट का रेट है 10% ही कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट कौन सा होता है जिस पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं? 10.8%। ऑप्शन प्रीमियम 0.5%। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आई कैप ने ना अपनी बुक के अंदर इसी तरह जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं ऐसी प्रैक्टिस दी। पेपर के अंदर जब सवाल दिया ना, वहां पर लिख दिया कि जी 50,000 प्रीमियम है, परसेंटेज में नहीं बल्कि अमाउंट फॉर्म में दिया। और हमने क्या करना है फिर इसका, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल लोन या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर वो कभी हम परसेंटेज में हल कर रहे हो, वो अमाउंट फॉर्म में दे दे, तो उसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है, वो ज्यादा फिजिबल रहेगा आपके लिए। उसके बाद फॉर, या हमने किस दिन के लिए लिया? 31 मार्च 2025। पर 31 मार्च तक हमने ये एग्रीमेंट किया कि इस दिन हमने लोन लेना है। अब पेपर में आगे यहां पर देखते हैं, और लेना कितने टाइम के लिए? फॉर 9 मंथ कर लो, 8 मंथ कर लो। 31 मार्च को लोन चाहिए, और कितने टाइम के लिए चाहिए? एट 31 मार्च 2025। कभी कभी तो वो डायरेक्ट आपको रेट बता देगा कि मार्केट का रेट इतना है, और कभी कभी वो कुछ इस तरह से टेबल बना देगा। वो टेबल बना देता हूं मैं भी। करंट रेट, थ्री मंथ काइबोर। ये लफ्ज आपको ना 2-3 मिलेंगे। काइबोर तो आपको सबको पता ही होगा, कराची इंटर बोर्ड ऑफर रेट, और कभी आपको लफ्ज ये लाइबोर भी मिलेगा, ये यूके का होता है, लंदन इंटर बोर्ड ऑफर रेट। काइबोर भी लिखा हुआ मिलेगा, लाइबोर भी लिखा हुआ मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि हमारे जो सवाल होते हैं वो ACCA की किताबों से कॉपी नहीं किए होते, देखकर लिखे होते हैं, तो वो इस वजह से ये भी वर्डिंग आपको मिल जाएगी।
यहां पर वो आपको लिख देगा 1 मंथ और यहां पर लिख देगा वो 3 मंथ सपोज। यहां पर रेट उसने दे दिया 12%, यहां पर दे दिया उसने 13%, यहां पर दे दिया उसने 12.5%, यहां पर दे दिया 13.5%। ऐसे वो रेट घुमा कर देता है और यहां पर ही वो गलती हमसे करवा लेता है। अब हमने कौन सा रेट लेना है, हमने देखना है कि हमारा एग्रीमेंट क्या है। मार्च का एग्रीमेंट है आज के 3 महीने बाद, और कितने टाइम के लिए? 8 महीनों के लिए। यहां पर वो 3 मंथ लिखेगा, क्या लिखेगा? 8 मंथ। तो आज के 3 महीने बाद 8 महीनों के लिए जो रेट बन रहा होगा हमने वो रेट लेना है। आज के 3 महीने बाद 8 महीनों के लिए जो रेट बन रहा होगा हमने वो रेट लेना है, जो कि इस्तेमाल करना है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ये एक दफा उसने सवाल पेपर में ऐसा दिया भी हुआ है, वो ऐसे रेट देकर, ये तो सवाल है ना, यहां तक क्वेश्चन है और ये हल करने के लिए कौन सा रेट हमने कंपेयर करना है, वो ये रेट। तो जब भी इस तरह का टेबल बना दे तो हमने कौन सा रेट लिया करना है, जो हमारे ये 3 महीने बाद है। आज 1123 है ना, आज के 3 महीने बाद कितने टाइम के लिए? तो यहां पर आपने देखने 8 महीने और 3 महीने जहां जिक्र हो रहा होगा ना, वो जहां पर भी रेट बन रहा होगा वो हमारा रेट, जिस रेट को हमने लेकर क्वेश्चन हल कर रहा है। अभी के लिए क्योंकि ये, चलो इसी से हल कर देते हैं। पहले बताएं, आपके पास स्ट्राइक रेट क्या है? 10.8 और ऑप्शन कितना है? ऑप्शन प्रीमियम कितना है? 0.5%। और 31 मार्च को मार्केट का रेट क्या चल रहा है? 13.5%। बताओ आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे? स्ट्राइक रेट क्या है? 10.8%। मार्च के अंदर मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 13.5%। हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं? कर लेनी चाहिए। अब इसका आंसर कैसे फॉर्मेट करना है? पहले बात लिखेंगे ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। आगे थोड़ा सा इसका जवाब चाहे वो ना भी पूछे तब भी लिखकर आ जाना। कैसे? हम लिखेंगे मार्केट रेट, $13.5% gain from ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर से कितना मिलेगा? कितनी शर्त लगाई हुई थी? 10.8 और डिफरेंस कितना है? कितना चेंज है? 2.7%। ये हमें उससे मिलेगा या हम उसको देंगे? प्लस करूं माइनस? देखिए 13.5% मार्केट का रेट है, उस मार्केट का रेट हमारा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अगर हमें नुकसान होगा तो हम प्लस करते होते हैं एक्सपेंस में, और अगर फायदा होगा तो माइनस करते हैं। एक और हमें कॉस्ट पड़ रही है, ऑप्शन प्रीमियम 0.5%। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना आसान है। जितना मार्केट का रेट है इसमें नुकसान तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में हमेशा होगा तो गेन होगा, नुकसान नहीं हो सकता। कितना आंसर आ गया? 11 पॉइंट। ये हमें इफेक्टिव रेट पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट पूछेगा तो कैसे करेंगे? अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पूछेगा तो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10.3% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। और यही सवाल पूछा जाता है, बस अमाउंट जो गिवन होगी लोन की। ठीक होगी बात? दोबारा देखिए इसको हल करने का तरीका। सबसे पहले आपने यहां पर उस दिन का मार्केट रेट ही लेना है।
अगर आपको गेन आया है तो माइनस कर दो, अगर गेन नहीं आया तो यहां कुछ नहीं लिखना। फिर ऑप्शन प्रीमियम, वो तो आनी ही आनी है, और ये हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाया करेगा। अगर अमाउंट भी गिवन है तो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 11.3% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, वो जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया। एक सवाल लिखिए जरा ताकि आइडिया हो जाए। मार्केट का रेट है टुडे 1/1/2025 8%, स्ट्राइक रेट है 8.3%, और हम लोन ले रहे हैं, लोन का केस है। ऑप्शन प्रीमियम है 0.4%, एट क्लोजिंग डेट rate of interest is 7.4%. Find effective rate. करो जरा। Find effective rate of interest. आपने बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है। बिल्कुल करनी है, इफेक्टिव रेट तो बताना है, लोन हमने लेने ही लेना है। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लोन हम फिर मार्केट से ले लेंगे। ये लिखना है और बाद में इफेक्टिव रेट भी बताना है, जाहिर सी बात है। हाँ मैं कितना आ रहा है? ये तो मतलब ऐसे देख के बता देता है। 7.9 7.8%, पता चला? मार्केट रेट में फुल। ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो वो गेन एडजस्ट कर देंगे, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर तो एडजस्ट भी नहीं करेंगे। और इसका हल करने का तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे मार्केट रेट, कितना है मार्केट रेट? 7.4%. ऑप्शन विल नॉट एक्सरसाइज, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, वो चाहे ऊपर भी लिख देते। ऑप्शन प्रीमियम 0.4%, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7.8%। ओके, एक सवाल और लिखें जरा, वो देखते हैं कि कौन ठीक करता है। मिस्टर बी wants to invest rupees 300 million after 2 months. Today rate is 12%. अब मिस्टर बी को क्या डर है? रेट कल को कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। ये कहानी भी सवाल के अंदर लिखी हुई, ही हेजिटेट कि वो उसने कहीं रेट कम ना हो जाए आफ्टर 2 मंथ, एंड वो इस एक्सपोजर का लफ्जी मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क। जहां लफ्ज एक्सपोजर होगा ना यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, उसका मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब वो इस फाइनेंशियल रिस्क को हेज करने के लिए एक ऑप्शन खरीद लेता है। ऑप्शन एग्रीमेंट करता है, किस रेट के ऊपर कर लेते हैं कि वो कहता है 12.2% स्ट्राइक रेट, 12.2% स्ट्राइक रेट।
ऑप्शन प्रीमियम भी उसे देना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर तो ऑप्शन प्रीमियम होता ही है। ऑप्शन प्रीमियम उसको देना पड़ रहा है 0.7%। एट द एंड ऑफ 2 मंथ, आज के 2 महीने बाद मार्केट रेट इज 13.5%। दो जवाब देने हैं। पहला जवाब ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और दूसरा इफेक्टिव रेट बताना है। ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और दूसरा इफेक्टिव रेट बताना है। और दो लिख ले रेट, दो सवाल कर लेते हैं। अगर मार्केट का रेट 13.5% होगा या मार्केट का रेट 10.4% होगा, दोनों केसेस में आप लोगों ने जवाब भी लिखना है और इफेक्टिव रेट भी लिखना है। करो जरा। हाँ ली, दोनों को हो गया। पहले भी बताएं 12 पॉइंट, और दूसरा दूसरे में ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए और 11.5%। दोनों का यही है। आमना आमना पहले का आंसर क्या है और दूसरे का 11.5। फंसी। हाँ सच, अभी कर रहे हो को छोड़ दे, उसे कह दे मैं क्लास। हाँ हसन, यही है सारे। अच्छा, अब ये था इन्वेस्टमेंट का केस, ठीक है। अब हमारा एग्रीमेंट क्या था? 12 पॉइंट देखें, हमारा एग्रीमेंट था 12.2%। अब जरा गौर से सर नहीं, क्योंकि ये सवाल ना 4 नंबर का पेपर में आता है मोस्ट ऑफ द केसेस, 8 नंबर का आता है, 2 ऑप्शन 2 केसेस बन के। ऑप्शन एग्रीमेंट था हमारा 12.2%, ठीक है। और मार्केट में रेट क्या चल रहा है? अब हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करें 12.2% में इन्वेस्टमेंट करें या 13.5 पे चले जाए, हमारे जो फ्यूचर फॉरवर्ड होता है उसमें हम बाउंड होते हैं, हमने वही रेट एक्सरसाइज करना ही करना होता है। यहां पर ऑप्शन है, तो हमें कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 13.5 पे या 12.2 पे? इसका मतलब है ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। हम ऑप्शन एक्सरसाइज, लोन का केस और होता है, इन्वेस्टमेंट का केस और होता है। ये खुद ही सोच लिया करें, इस एज पर तो आप पहुंच ही आए हो कि आपने इन्वेस्ट करना है 300 मिलियन, आपने एक स्ट्राइक रेट फिक्स किया हुआ है 12.2%, उस दिन मार्केट में चल रहा है 2 महीने बाद 13.5%, तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट 12.2% पे कर लेनी चाहिए? नहीं, तो ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन will not be exercised।
और अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मार्केट का रेट लिखते हैं, वो है 13.5%। ऑप्शन तो एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो गेन लॉस तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम है। ऑप्शन प्रीमियम का 0 पॉइंट प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, उसकी वजह ऊपर इनकम पड़ी हुई है और नीचे कॉस्ट है, और इफेक्टिव रेट कितना आएगा हमें 12 पॉइंट। अगर वो इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम भी पूछेगा ना, तो 3 मिलियन के ऊपर ये रेट अप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय जितने महीनों के लिए हमने करना है। अब दूसरी केस में आ जाए, हमारा स्ट्राइक रेट है 12.2% और मार्केट में रेट चल रहा है, क्या हमें 10.4% पे जाना चाहिए या हमें वापस 12.8 पे जाना चाहिए? तो ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। मार्केट का रेट क्या है 10.4%, हमें गेन है, इसमें तो आता ही गेन है, लॉस तो आता ही नहीं ना। गेन 1.8% हमें मिलेगा या हम पे करेंगे, हमें मिलेगा। मेन वो वाला स्ट्राइक रेट हो जाएगा, असल में मेन क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइक 10.1 में 1.8 ऐड करोगे ना, तो वो 12 पॉइंट वही 2% ही बन जाएगा। ये तो प्लस माइनस करते हैं ना, असल में स्ट्राइक रेट बना रहे होते हैं। प्रीमियम माइनस कर देंगे, हमारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा 11.5। ठीक होगी बात। अब ये ऑप्शन का लोन का केस भी हो गया और इन्वेस्टमेंट का केस भी हो गया। थोड़ी सी एक और बात आप देख लें, ये हमारा एक्सचेंज रेट खत्म हो, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो गया, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन। अब आपने कोशिश करनी है कि इसके जो सवाल है या उसको ना एक दफा दोबारा एक एक दो सवाल कर ले, तो 10 मिनट में सारे हो जाने हैं, तो ताकि आपको ना उसके ऊपर अपने आप को फिक्स कर दे कि इसका सवाल हमने ऐसे डील करना है। सवाल के अंदर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो भी जाती है तो आपने परेशानी की बजाय उसी फॉर्मेट की तरफ चले जाना है, क्वेश्चन का रास्ता निकल आएगा। उसके बाद जो अगला हमने पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है एक्सचेंज रेट। पढ़ाने का मकसद थोड़ा सा बताऊंगा, इसमें हमने पढ़ना नहीं है, जो चीजें इस्तेमाल करनी है वो बता दूं, ताकि कल हमने इसके 2 केसेस पढ़ लेने हैं, ताकि आगे फ्राइडे को फिर हमारी क्लास नहीं होगी, तो 2 केसेस पढ़ के ताकि सैटरडे वाले दिन एक्सचेंज रेट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सचेंज रेट के अंदर क्या करते हैं जी, सबसे पहले आपको पता है यहां पर एक फॉरेन करेंसी इस्तेमाल होती है। अब फॉरेन करेंसी सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है ₹250 पर डॉलर। ये जो आपके पास यहां पर अमाउंट गिवन होती है, हम इसे बोलते हैं होम करेंसी। क्या बोलते हैं, होम करेंसी, या इसको बोलते हैं फर्स्ट करेंसी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट करेंसी। इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी, या इसको बोलते हैं सेकंड करेंसी। यहां पर आपको जो रेट होते हैं, ये 2 टाइप के रेट गिवन होते हैं। जो रेट गिवन होंगे, हमें 2 टाइप के रेट गिवन होंगे। मिसाल के तौर पर आप डॉलर खरीदने जाते हो या बेचने जाते हो, डॉलर खरीदने जाते हो या बेचने जाते हो, वो आपको ना 2 रेट दे देता है, ₹250 पर डॉलर से ₹252 पर डॉलर। अब बिल्कुल वही, अगर आप डॉलर खरीदने गए हो तो आपको महंगा मिलेगा या सस्ता, महंगा मिलेगा। इसे बोलते हैं ऑफर रेट। ये हम ऑफर कर रहे हैं,
बैंक कर रहा है। तो याद रखें जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने वहां सेल और बाय रेट गिवन होते हैं, सेल और बाय रेट गिवन होते हैं, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गिवन होते, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होता है। ये बेसिकली उसका सेल का रेट है, ये उसके सेल का रेट है। हम क्या करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं। अब मजे की बात क्या होती है, वो सेल रेट लिखा था एक दफा और कहता है जी हम तो खरीदने गए तो लोगों ने वो सेल रेट इस्तेमाल कर दिया सेल के लिए और बाय रेट इस्तेमाल कर लिया बाय के लिए। ये सेल रेट भी बोला जाता है इसको, लेकिन ये हम खरीदने जा रहे हैं और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेट नहीं बताया होता। और अब अगर हम डॉलर बेचने गए हैं, हमारे पास कोई $1000 आ गया, हम बेचने गए हैं, तो वो किस रेट पे हमसे खरीदेगा, कम वाले पे। इसे बोलते हैं बिड रेट। या बाय रेट। लेकिन हम कहेंगे हम तो बेचने जा रहे हैं, जो रेट गिवन होगा अगर बाय या सेल का लफ्ज लिखा होगा वो कभी भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा होगा। इनको वो कहे तो उसको कंसीडर कर लेना, वरना आपने क्या सोचना है, हम कौन सा रेट लेंगे, खरीदेंगे तो महंगा, बेचेंगे तो सस्ता, खरीदेंगे तो महंगा, खरीदेंगे तो महंगा। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि खरीदने का ये रेट है, क्या हम भी पेपर में 250 रेट लेंगे, हम 252 लेंगे। हमने अपने आप को ना एडवांस पोजीशन में रखना होता है रेट चेंज लेते वक्त, बात समझ रहे हो। तो यहां पर हालांकि लिखा होगा हम, वो कहता है जी आपने $1000 खरीदना है, रेट 2 बताए होंगे, तो हमने $1000 को जब कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ये वाला रेट ले लेते हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया हुआ। तो अब ये सोचे ही ना बाय रेट क्या होता है, सेल रेट क्या होता है, सोचना क्या है, खरीदेंगे तो महंगा, बेचेंगे तो सस्ता। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपना सवाल हल करना है, जो लिखा हुआ है उसको हमने इग्नोर कर देना। वैसे मैंने बता दिया है कि जो लिखा हुआ होगा वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ही नहीं। तो अगर मैं एक अज्यूम करता हूं, चलिए पहले कन्वर्ट करने का तरीका बता दूं फिर आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में ना सिर्फ डायरेक्ट कोट है, क्या है, अब ये डायरेक्ट कोट क्या होती है ये भी लिख लें। होम करेंसी ओवर फॉरेन करेंसी गिवन हो तो ये डायरेक्ट कोट होती है, और हमारे सिलेबस में डायरेक्ट कोट ही है। अगर क्वेश्चन के अंदर फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी लिखा हो वो होता है इनडायरेक्ट कोट। हमारे सिलेबस में सिर्फ, तो हमें जब भी सवाल गिवन होगा ना होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी गिवन, कन्वर्ट करने का तरीका सीख लो पहले, फिर उसको फिर सेल और बाय में रेट कौन सा लेना वो देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास $3000 है, इसका रेट है 280 रुपीज पर डॉलर। कहता है बताओ इसके रुपीज कितने बनेंगे, इसके रुपीज कितने बनेंगे। हमारे सिलेबस में बड़ा आसान काम है, सीधा सीधा सा काम है, लेकिन फिर भी आपने पेपर में क्या करना है, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। आपके पास जिसको कन्वर्ट करना है वो कितने डॉलर है, अब डॉलर को डॉलर पे डिवाइड और रुपीज से मल्टीप्लाई, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई और जो गिवन है उस पे डिवाइड। यहां पर जिसके साथ पूछना उसके साथ, तो डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। आज कुछ लोग ना सवाल पेपर में लिखते हैं डिवाइड बाय 1, और 1 लिखने की जरूरत, ऊपर 1 हो तो लिखा जाता है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। क्या आंसर आएगा, 840। अगर आपके पास $3000 है मतलब 8,40,000 है। अगला सवाल एक लिखे जरा, आपके पास 3000 येन है, रेट आपके पास है 5 येन पर डॉलर,
मैं आपसे कहता हूं कन्वर्ट करें इसको इनटू डॉलर, यानी एक करेंसी में गिवन होगा उसमें तो कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, कन्वर्ट हमेशा किस में करेंगे, जो दूसरी करेंसी होगी। तो बताएं जनाब कितने डॉलर बनेंगे, कितने डॉलर बनेंगे 600। कैसे पता चला 600, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखिए आपने जिसको कन्वर्ट करना है पहले वो लिखे, उसके बाद ये येन है तो येन को येन पे डिवाइड करना है, तो कितने येन है 5, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो हमें चाहिए $1। येन से येन कैंसल, बच क्या गया 600। या आपने पेपर में ये करेंसी साथ लिखने की जरूरत नहीं है, करेंसी साथ इसलिए मैंने लिखी है कि आपको पता चले कि ये कैंसल होके आंसर किस में आ जाता है, डॉलर। एक और छोटा सा सवाल कन्वर्ट करके दे दें, आपके पास सपोज दैट 5000 पाउंड है और रेट चल रहा है 10 यूरो पर पाउंड। मैं कहता हूं इसको पाउंड यूरो में कन्वर्ट करके दे। हाँ हाँ बताएं बताएं। क्या करेंगे 5000, ये क्या गिवन है आपके पास, पाउंड को पाउंड पे डिवाइड करेंगे और पाउंड कितना है 1, और आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट भी है यानी ये तो है ना गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। इस सबको पता चल गया या अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है? ओके है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें रिसीट होगी तो कम, पेमेंट होगी तो ज्यादा, ये बात याद रहेगी, रिसीट होगी तो कम, पेमेंट होगी तो ज्यादा। अब मैं सवाल लिखने लगा हूं, हमारे सिलेबस में एक ही टाइप है डायरेक्ट कोड, लेकिन ऐसे एक दो सवाल ऊपर नीचे करके ताकि कन्वर्ट करना भी आ जाए। मैंने एक्सपोर्ट की है $2000 की, ठीक है, रेट चल रहा है 280 से 284 रुपीज पर डॉलर। मैं कहता हूं मुझे एक्सपेक्टेड रिसीट बताओ। एक्सपेक्टेड रिसीट, अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें रिसीट होगी तो कम, पेमेंट होगी तो ज्यादा। जवाब जरा गौर से सुनना, जो सो रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग को 2 मिनट के लिए एक्टिव करते। क्वेश्चन क्या करना है, हमने अल्टीमेटली आंसर देखना है। आंसर दोनों में से आप चाहे दोनों रेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। आंसर इस तरह से देखना है कि अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो दोनों में से जो कम होगा वो हमारा आंसर होगा, वही रेट होगा। और अगर हम पे कर रहे हैं तो वो आंसर होना चाहिए जो ज्यादा आए। तो जनाब आपने क्या किया, 2000 को किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 280 से। एक और सवाल लिखिएगा जरा, हमने किया है इंपोर्ट $5000 की, जो रेट चल रहा है वो 290 से 294 रुपीज पर डॉलर। पेमेंट बताएं इन रुपीज, पेमेंट बताएं इन रुपीज। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा आंसर आना चाहिए। 290 1470 ये बात समझ लग रही है? क्योंकि ये सारा सवालों के अंदर ना बाकी वो फ्यूचर फॉरवर्ड वाली चीजें हैं, लेकिन कन्वर्ट करने वाले बेसिक रूल है। चलो जरा एक और पेमेंट करो जरा, आपने पेमेंट करनी है
1000 यूरो की जो रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट, वो चल रहा है सपोज दैट 40 यूरो पर, चले रुपीज ही कर देते, 40 यूरो पर रुपीज। आप बताएं पेमेंट इन रुपीज बताएं, पर रेट, सॉरी अभी रेट पूरा नहीं लिखा आपने, 40 से 45 यूरो पर रुपीज, पेमेंट इन रुपीज बतानी है आपने, पेमेंट इन रुपीज। आपका 25 आ रहा है, 25 आपका भी 25 आ रहा है, आपका 22 आ रहा है, ज्यादा वाली अदर कितना आ रहा है 22। अब देखिएगा, पहले मुझे यह बताएं, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, डिवाइड किससे डिवाइड करोगे तो के आंसर ज्यादा आना चाहिए, काम पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो आपका आंसर ज्यादा आना चाहिए, तो कौन सा रेट लोगे तो आंसर ज्यादा आएगा, 40 वाला। कौन सा आंसर लेंगे, 40 वाला। अच्छा आप ऐसा कर लिया करो, ये एक ट्रिक भी है, जरूरी नहीं कि आप लोग अपने दिमाग पर ही भरोसा रखो, वो तो पता है आपको, नहीं याद, ये भी ना, ये भी आपको पता है। आप सिंपल क्या करें, इन दोनों रेट को ले लें अलग से करके, ये तो पता चल जाएगा ना मल्टीप्लाई करना या डिवाइड, 1000 डिवाइडेड बाय 40 भी कर लो और 1000 डिवाइडेड बाय 45 भी कर लिया करो, ये 25 आ गया, 22.2। अब आपने अगर पेमेंट करनी है तो ज्यादा वाला आंसर, और अगर रिसीव करनी है तो कम वाला आंसर। तो इसमें कितनी अमाउंट आ जाएगी, 25। कभी ऐसा दिन भी आए हमने 1000 यूरो देने हो और 25 रुपए दे दें, हमारा काम हो जाए, आएगा आएगा कभी ना कभी तो आएगा। अब ये कन्वर्ट करना आ जाएगा। चले जी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसके कन्वर्ट करने वाले, ये आपने कन्वर्ट करके आने हैं, ठीक है, और ये कल सब ने लाजमी करके आना है, क्योंकि इसके बगैर अगला हमारा एक्सचेंज रेट का सवाल नहीं होना।